हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग द गुप्ता एम्पायर के बारे में बात करेंगे, गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश की दोस्तों हम बात करें तो ये लगा लो आप 3री सदी से 6ठी सदी तक गुप्त वंश के शासकों ने राज किया है। गुप्त वंश का जो पहला शासक था वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त 240 में शासक बना था। और अंतिम की हम बात करें तो अंतिम था विष्णुगुप्त। और 550 एडी यानी कि 550 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। तो 240 से 550 ईस्वी तक के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम रवि है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव देना है तो इस मेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों गुप्त वंश का 400 ईस्वी के आसपास का मैप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आधे से ज़्यादा यानी कि आप ये लगा लो 70% तो हम इसको नहीं, 65% के आसपास का पूरा इंडिया का ये लगा लो आप 65% एरिया पर इसका शासन हो गया था 400 के आसपास गुप्त वंश का। तो यहाँ पे दोस्तों 320 से 480 लिखा हुआ है। ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जो पहला राजा था वो वास्तविक संस्थापक नहीं था, वो एक सामंत था श्रीगुप्त। उसके बाद उसका बेटा आता है घटोत्कच, वो भी सामंत था। किसका सामंत था? कुषाण वंश के एम्पायर्स का। तो मैं एक बार आपको कुषाण वंश के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी डिटेल मैं आपको कुषाण वंश की देना चाहूँगा। कुषाण वंश तो चाइना में दोस्तों एक यूची जनजाति रहती थी, यूची जनजाति। तो हुआ क्या था, चाइना में हान वंश के शासकों का राज आ गया था। तो हान वंश ने क्या किया था, यूचियों को वहाँ से भगा दिया था। तो यूची जनजाति के बाद लोग जो थे वे 2 हिस्सों में चले गए थे। इनका एक हिस्सा गया था यूनान और दूसरा इंडिया में आ गया था कश्मीर में। तो कश्मीर में जो हिस्सा आया था उनका हेड जो था वो था कुजुल कडफिसेज। ये एक चरवाहा था और इसी ने दोस्तों कुषाण वंश की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी बनाया था पेशावर को। और उस टाइम पर पेशावर को पुरुषपुर बोला जाता था, पुरुषपुर। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजें। तो कुषाण वंश की स्थापना कैसे हुई थी? चाइना की यूची जनजाति थी और हान वंश का राज आ गया था चाइना में। वहां से इसके बाद इनको भागना पड़ा था, 2 हिस्सों में बट गए थे। एक यूनान चला गया था, दूसरा कश्मीर। जो कश्मीर आया था उनमें उनका मुखिया था कुजुल कडफिसेज, जो कि एक चरवाहा था। उसी ने कुषाण वंश की स्थापना की थी और राजधानी बनाया था पुरुषपुर, पेशावर को, जो कि अब कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और इन्होंने क्या किया था, अपने अधीन सामंत बनाए थे। सामंत के बारे में यदि हम लोग बात करें तो सामंत के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो पहले ही डाली हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का ही टॉपिक है। सामंत क्या होता है? मान लीजिए एक राजा है, उस राजा के पास मान लीजिए ये जमीन है, तो वो क्या करेगा, इस जमीन के मान लीजिए 5-10 कुछ हिस्से कर देगा और इनको क्या करेगा, सामंतों को दे देगा। सामंत आप ये मान लो एक तरह से जमींदार आप बोल सकते हैं। वैसे मान लीजिए ये एक जमीन है, इसके हमने 10 टुकड़े कर दिए हैं, तो इन 10 पे एक एक सामंत रहेगा और वही इस पर राज करेगा। इस भूमि से जो भी टैक्स होगा वो इकट्ठा करेगा, मतलब कि राजा के अंडर एक बंदा होगा। इसको हम बेटर वे में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है पूरे देश का, ठीक है, देश का होता है राष्ट्रपति, और इसके क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं हर एक राज्य में, और वे इसी के अंडर काम करते हैं। तो उस टाइम पर ऐसा होता था, राजा होता था और राजा के अंडर में क्या होते थे, सामंत होते थे। तो जो गुप्त वंश का राजा था श्रीगुप्त, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी, वो कुषाणों का ही सामंत था। तो उस टाइम पर दोस्तों क्या होता था, जो भी मान लीजिए कोई राजा है और उसके अंडर कोई सामंत है, यदि राजा का जो साम्राज्य कमजोर पड़ जाता था तो जो सामंत होते थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे, वे खुद का ही राज्य बना लेते थे।
तो गुप्त वंश में भी सेम यही काम हुआ है। तो अब दोस्तों बात करते हैं गुप्त काल के बारे में हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे 2 कॉलम है, कॉलम नंबर फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट में साहित्यिक स्रोतों का जिक्र है कि क्या क्या साहित्यिक साक्ष्य हमें मिले हैं, और सेकंड वाले में अभिलेख। साहित्य में पुराणों में जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, इनमें हमें गुप्त वंश के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। विष्णुगुप्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम लिखा गया है, इसमें काफ़ी जानकारी मिलती है। कालिदास की रचनाएं हैं। विदेशी यात्रियों का वर्णन जैसे फाहियान, हेनसांग, ये साक्ष्य हैं। अभिलेखों की हम बात करते हैं तो प्रयागप्रस्ती है, कुमारगुप्त का विलसड़ अभिलेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है, प्रभावती का पूना ताम्रपत्र है। तो यहाँ पे दोस्तों एक गुप्त साम्राज्य का एक ट्री है, एक बार आपको ये देख लेना है। इसके बाद हम एक एक राजा को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच इसका बेटा है, इसके बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम आता है, फिर समुद्रगुप्त आता है। देखिए इनके बीच में रामगुप्त आता है जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था और यह एक अयोग्य शासक था। इसके बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम पढ़ेंगे, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में और स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो लास्ट शासक था वो था विष्णुगुप्त। तो दोस्तों ये जो 2 शासक थे ये पूर्ण तरह से स्वतंत्र नहीं थे। तो गुप्त वंश का जो प्रथम वास्तविक शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वे 3 है। चंद्रगुप्त प्रथम इम्पोर्टेंट है, समुद्रगुप्त इम्पोर्टेंट है और चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। स्टेट पीसीएस एग्जाम आप देख सकते हैं, कोई भी उठाकर, प्रीवियस पेपर हो गया, यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों गुप्त टाइम पीरियड के सिक्के हैं, गुप्तकालीन सिक्के। तो यहाँ पे ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका बैक साइड है इसका सिक्के का। तो यहाँ पे राजा और रानी की मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं, इनकी पिक्चर बनाई गई है। और इसका जो बैक साइड है यहाँ पे एक माता की मूर्ति बनाई हुई है जिसको अंबिका देवी बोलते हैं, और ये यहाँ पे शेर के ऊपर ये बैठी हुई है। तो राजा और रानी, राजा रानी सिक्के इनको बोलते हैं। इन सिक्कों को चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी के विवाह के अवसर पर इनको ढाला गया, और यह गुप्त साम्राज्य के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे राज्य में सौभाग्य की वृद्धि हुई और अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सक्षम रहे। और ये दोस्तों प्रयागप्रस्ती, प्रस्ती का मतलब होता है प्रशंसा। तो पहले क्या होता था कि जो राजा महाराजाओं के दरबार में जो कवि रहते थे वो उनकी प्रशंसा करते थे। तो गुप्त काल में काफ़ी हमें प्रस्तियाँ मिलती हैं, और इनकी भाषा जो थी गुप्त काल के शासकों की दोस्तों संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। गुप्त काल आपको पता होगा ये हिंदू शासक थे, हिंदू शासक। तो ये दोस्तों एक पिलर है, अशोक स्तंभ है ये, और ये था कहाँ पे? ये कौशाम्बी में था दोस्तों, और कौशाम्बी से प्रयाग में शिफ्ट कर दिया था। समुद्रगुप्त इसको उठाकर ले गया था, कौशाम्बी से प्रयाग में इसको शिफ्ट कर दिया था। और इसके ऊपर प्रस्ती लिखी गई है संस्कृत भाषा में। ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये लिखी है हरिसेन ने। हरिसेन को हम आगे पढ़ेंगे। हरिसेन क्या था? इसका दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। देखिए मौर्य वंश के पतन के बाद भारत की जो राजनीतिक एकता थी वो लगभग खत्म सी हो गई थी। इसके बाद कई सारे राजाओं ने भारत में दोबारा से एकता लाने का प्रयास किया। 3री शताब्दी में 3 महान राजवंश सामने आए, जिसमें कौन कौन से थे? दक्षिण भारत में थे वाकाटक, मध्य भारत में नाग शक्ति और पूर्व में थे गुप्त वंश। यदि मैं यहाँ पे इंडिया का मैप बनाता हूँ तो इधर दोस्तों यहाँ से गुप्त वंश की शुरुआत होती है, बिहार यूपी के एरिया से। तो गुप्त राजवंश भारत के प्राचीन राजवंशों में से एक है,
और भारत का स्वर्ण युग इसको बोला जाता है। इसमें मूर्तियां, मंदिर, सोने के सिक्के, हर क्षेत्र में काफ़ी इसमें प्रोग्रेस हुई है। मौर्य वंश के समाप्त हो जाने के बाद राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय जाता है गुप्त वंश को। और गुप्त वंश का प्राथमिक जो राज्य था वो उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ था। शुरुआत में गुप्त वंश का शासन केवल मगध तक ही था। बाद में क्या किया, इन्होंने पूरे उत्तर भारत पर अपना शासन किया। दक्षिण में कांचीवरम के राजाओं को हराकर साउथ पर भी इनका शासन था। देखिए गुप्त वंश के शासकों ने क्या किया था अपने, यदि हम यहाँ पे समुद्रगुप्त की ही बात करते हैं एक बार, समुद्रगुप्त ने क्या किया था, समुद्रगुप्त का रिकॉर्ड था कि इसने आज तक जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं सभी में विजय हासिल की, एक भी लड़ाई नहीं हारा था समुद्रगुप्त। इसी कारण दोस्तों इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। देखिए वैसे नेपोलियन से भी बड़ा है। जो नेपोलियन थे आपको पता होगा फ्रांस के थे और ये वाटरलू की लड़ाई में हार गए थे, जो कि मैं आपको आगे का भी वर्ल्ड हिस्ट्री की जब हमारी वीडियो आएगी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। पर जो समुद्रगुप्त था इसका रिकॉर्ड था ये एक बार भी नहीं हारा था। तो इसने क्या किया था, जितने भी हिस्से जीते थे उनको जीतकर और उस पर जो भी राजा राज करते थे उन्हीं को उसका शासन सौंप दिया था। पर इसके बदले में क्या निर्धारित कर दिया था कि आप हमें टैक्स देते रहो, तो इसी के अंडर फिर वे राज करेंगे। ऐसा सिस्टम था गुप्त काल के दौरान में। गुप्त वंश में महान राजाओं ने शासन किया है, जिसमें हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके राजा थे वह सकारी और विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए विक्रमादित्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करें तो कि किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो किसने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये वीडियो दोस्तों बीए एग्जाम के लिए, एमए एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए या एसएससी वगैरह के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो यदि दोस्तों आप इनमें से कुछ भी आप कर रहे हैं, कॉलेज में आप जाते हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास रहेगी। अब हम बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी में हुआ था। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 240 में श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे सदी की हम बात करें, कौन सी सदी हो जाएगी, 3री। जैसे अब 2020-21 चला हुआ है, तो कौन सी सदी है, ये 21वीं सदी है। तो जब 2000 पूरा होकर 3000 आ जाएगा तो कौन सी सदी हो जाएगी, तो ये 31वीं सदी हो जाएगी। एक आगे होता, मान लीजिए हम मैं यहाँ पे 101 वर्ष 101 ईस्वी लिख देता हूँ, तो ये कौन सी सदी है, 2री सदी हो जाएगी ये। तो श्रीगुप्त ने क्या किया था, चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था अपने टाइम पीरियड पर, और इसका जिक्र कहाँ पे, इत्सिंग। तो मंदिर बनने के 500 साल के बाद इत्सिंग कोई बुक लिखते हैं और वहां पे इन मंदिरों का मतलब जिक्र हुआ है। पुराणों में यह कहा गया है कि जो आरंभिक गुप्त राजा थे उनका साम्राज्य गंगा, प्रयाग, साकेत, मगध तक फैला हुआ था। चीनी यात्री इत्सिंग ने का कहना है कि उन्होंने मगध के मृगशिखा वन में एक मंदिर बनवाया था। तो ये मंदिर कहाँ पर बना था, मृगशिखा वन में। और मंदिर के खर्चे के लिए 24 गांव दान में दे दिए थे, यानी कि 24 गांव मंदिर के अंडर में आएंगे। तो इनसे जो भी टैक्स वगैरह लिया जाएगा, जो भी इनकम होगी, उस पैसे को कहाँ पर लगाया जाएगा, मंदिर में खर्च किया जाएगा। गुप्त वंश 275 ईस्वी में अस्तित्व में आया। लगभग 510 ईस्वी तक इस वंश ने भारत में शासन किया। तो यहाँ पे दोस्तों 275 का मतलब क्या हुआ, देखिए पहले श्रीगुप्त आया था जिसने स्थापना की थी, इसके बाद इसका बेटा घटोत्कच, और उसके बाद आया था चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट आया था। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट से ही हम लोग मान लेते हैं गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक ये माना जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये ट्री आप एक बार देख सकते हैं। और इसने 319 ईस्वी में क्या किया था, गुप्त संवत की स्थापना इसने की थी।
तो यहाँ पे दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, सॉरी श्री विक्रम की ली थी, विक्रमादित्य की ली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी। गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। चीनी यात्री फाह्यान किसके टाइम पर आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आया था। कुमारगुप्त के बारे में बात करेंगे हम लोग, महेंद्र आदित्य की इसने उपाधि ली थी, इन दोनों ने ली थी। तो इन्होंने दोस्तों ऐसी उपाधि ली थी जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कुषाणों के सामंत थे। अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, महाराजा इन्होंने तो ली थी महाराजा धीराज की उपाधि इन दोनों ने, और इसकी मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, अभी माइंड से स्किप हो गई है। ये कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी को आगे चलकर जो अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर सेनापति है वो इसको नष्ट कर देता है। बिहार में इसकी स्थापना होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कभी। और स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे कि इसके टाइम पर हुणों का आक्रमण होता है। और फिर हम गुप्त वंश के अंतिम शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त वंश की नींव किसने रखी? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने 275 में गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 240 में इसने स्थापना की थी और इसने 280 तक इसने राज किया था। इसने 40 साल तक राज किया था। स्वर्ण युग बोलते हैं हम इसको। और वायु पुराण में हमें जानकारी मिलती है, संस्कृत इनकी भाषा थी। और दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये MCQs, यदि हम बात करें MCQs की, UPSC वगैरह में या स्टेट PCS में कहीं पर भी पूछ लिया जा सकता है आपसे कि दशमलव प्रणाली की खोज किसके काल में हुई थी। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल का, ऐसे मतलब 2-3 डायनेस्टी का नाम आपको दे दिया जाएगा। और सबसे पहले जो मंदिर बनाने की शुरुआत हुई थी वो भी गुप्त काल से ही हुई थी। और देखिए यहाँ पे एक बुराई भी थी, बाल विवाह की शुरुआत गुप्त काल में ही होती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके द्वारा जो सोने के सिक्के चलाए जाते थे उनको दिनार बोलते थे, दिनार। पंचतंत्र की जो रचना हुई है पंचतंत्र की, ये भी गुप्त टाइम पीरियड में ही हुई है। और आपको पता होगा विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। इसमें क्या है? कहानियां हैं। गुप्त काल में दोस्तों क्या था? ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी सबसे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, जो कृषि टैक्स था वो जनरली तो 1/6 हिस्सा होता था, पर अलग अलग रेट थे उसके ज़मीन के हिसाब से। 1/8 भी मिलेगा, कहीं पर आपको 1/12 भी मिलेगा यदि आप बिल्कुल डीप में पढ़ते हैं। और कई बार ऐसा भी होता था, मान लीजिए किसी टाइम पर क्या हुआ, कोई भी नुकसान पहुंच गया फसल को, तो उस टाइम पर गुप्त वंश के जो राजा थे वो प्रजा के भलाई में लगे रहते थे। तो उस टाइम पर वे जो टैक्स थे उनको माफ़ भी कर देते थे। और जनरली क्या था? 1/6 पार्ट लिया जाता था। और कर जो था दोस्तों वो नगद वेतन के रूप में भी लिया जाता था और अनाज वगैरह के रूप में। मर्जी होती थी किसान को, पैसे भी दे सकता है किसान या अनाज भी दे सकता है, जितना उसका टोटल है उसका 1/6। तो आर्यभट्ट की हम बात करें, जो कि खगोल विज्ञानी थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने जीरो की खोज की। ये भी इसी के टाइम पीरियड में है, गुप्त काल के दौरान के ही हैं। व्रामीर, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक एक महाग्रंथ लिखा, ये भी गुप्त काल के दौरान के ही हैं। और आयुर्विज्ञान से संबंधित रचना सुश्रुत ने की है। और आयुर्विज्ञान एक बुक है और ये सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है। ये इनका संबंध भी गुप्त काल से ही है। तो गुप्त काल में दोस्तों जैसे अकबर के टाइम पीरियड में नवरत्न थे, सेम गुप्त काल में भी थे। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रस्ती क्या थी और चरित्र क्या था। प्रस्ती का मतलब, जो प्रस्ती है ये गुप्त काल में इसका विकास हुआ है। इसमें क्या होता है? राजाओं की प्रशंसा की जाती है। तो राजा ने जो भी किसी अन्य राजाओं को हराया है, अपने एरिया का विस्तार किया है, तो उसकी जो भी मान बढ़ाई होती है वो प्रस्ती में लिखी जाती है। हरिसेन, वत्सबटी, वाशुल, ये प्रस्ती लेखक थे जिन्होंने राजाओं की बढ़ाई की है। तो इससे क्या है, हमें गुप्त वंश के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो अब बात करते हैं श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में। तो देखिए, गुप्त वंश की नींव 240 में पड़ी थी
और 40 साल तक श्रीगुप्त ने राज किया। 280 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका बेटा घटोत्कच बनता है 280 में। घटोत्कच के बाद दोस्तों नंबर आता है चंद्रगुप्त प्रथम का। तो घटोत्कच ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को बनाया 320 में। तो 280 से 320 तक घटोत्कच राज करता है। ये लगा लीजिए 20 और 20 40 साल तक इसने किया। और इसके फादर श्रीगुप्त ने भी 40 साल तक ही किया था। तो चंद्रगुप्त ने एक संधि के कारण मगध की मुख्य, देखिए इसने क्या किया चंद्रगुप्त प्रथम ने, लिच्छवी आएगा यहाँ पे, लिच्छावी नहीं आएगा, लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमारी देवी, इससे विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद इसने क्या किया, दहेज में मगध साम्राज्य पाल लिया। और नेपाल में भी लिच्छवी थे, उनके साथ मिलकर और अपने राज्य का और विस्तार इसने किया। तो कुषाण काल में मगध की शक्ति की महत्ता समाप्त हो गई थी। तो कुषाण काल में थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई थी मगध की शक्ति। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने फिर दोबारा से उसमें एक बूस्ट अप किया उसको। तो इसको दोबारा से स्थापित किया उसने। साकेत जो कि अयोध्या में पड़ता है, प्रयाग, इलाहाबाद, इसमें विस्तार, यहाँ तक विस्तार किया। पाटलिपुत्र से शासन करता था। पाटलिपुत्र से देखिए मौर्य वंश का जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी पाटलिपुत्र से ही शासन करता था। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की और काफ़ी सारे इसने विवाह किए। और उससे मेन मकसद तो यही था कि जिससे भी शादी करेगा उसका एरिया जो है उसके उसमें राज्य में जुड़ जाएगा। तो इसके बाद हमने देखिए अभी चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ा था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखिए इसके बाद इसका बेटा राजकुमार बनता है, रामगुप्त नाम था उसका। पर वो क्या था, वो एक अयोग्य शासक था। उसके बाद कौन बनता है, समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो समुद्रगुप्त जो था, देखिए उस टाइम पर क्या होता था, तो गुप्त वंश में हम बात करते हैं, कोई राजा है, उस राजा के मान लीजिए कई सारे बेटे हैं, तो जो सबसे बड़ा होगा वही उत्तराधिकारी होगा, ठीक है। और वो किसकी सहमति से बनेगा, जो भी मंत्री परिषद होगी उन सब की सहमति से बनेगा। पर मान लीजिए कि राजा का जो बड़ा बेटा है वो योग्य नहीं है, उसके बाद किसी और को बनाया जाएगा। सेम समुद्रगुप्त के टाइम पर यही हुआ था, रामगुप्त को बनाया गया था पर वो अयोग्य था, तो इसको हटाकर फिर किसको बनाया गया, समुद्रगुप्त को। तो शासक बनने के बाद फिर उसने विजय प्राप्ति का अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। उसको भारत का नेपोलियन किसने कहा, वी.एस. स्मिथ ने कहा। समुद्रगुप्त की वीरता, सैनिक अभियान, सफलताओं को देखकर महान इतिहासकार के द्वारा, मतलब इतिहासकारों के द्वारा उसको भारत का नेपोलियन कहा गया है। देखिए ये भारत के नेपोलियन कहना भी इसको उचित नहीं होगा, ये नेपोलियन से भी ऊपर था, क्योंकि नेपोलियन हार गया था। पर जो समुद्रगुप्त था ये अपने जीवन में एक बार भी नहीं हारा था। तो जिस समय सिंहासन पर बैठा था उस समय गुप्त साम्राज्य छोटा सा था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और इन राज्यों में परस्पर आपस में भी शत्रुता थी। तो उसने क्या किया, अनेक सारे राज्य जीते, शक्तिशाली राज्य बनाने का एक निश्चय लिया। समुद्रगुप्त की विजय के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका दरबारी कवि था हरिसेन। तो ये प्रयाग परस्ती, मैंने आपको पीछे बताया था कि अशोक का पिल्लर जो था वो समुद्रगुप्त ले गया था, इसको प्रयाग में शिफ्ट कर दिया था, और इसी पर एक प्रयाग परस्ती लिखी हुई है जिसमें समुद्रगुप्त की बड़ाई की गई है। तो प्रयाग परस्ती लेख में उन जनगणों देश, यहाँ पे देखिए जिस जिस राजाओं को इसने हराया है या जो जो इसके एरिया हैं इसकी बड़ाई की गई, इसमें काफ़ी कुछ इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं उत्तर भारत की विजय की। प्रयाग परस्ती के द्वारा जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के, देखिए 9 राज्य हैं, 9 अलग अलग जो राज्य थे उनको जीता था समुद्रगुप्त ने। ये कौन कौन से थे, ये थे वाकाटक राज्य, मतिल राज्य, नागवंश राज्य था, पुष्करण था, नागसेन का मथुरा का राजा, मथुरा का जो एरिया वो था, नागसेन रामनगर के राज्य, असम राखी नागवंशी राज्य, नंदिन कोटवंश। तो ये टोटल 9 राज्य थे उत्तर भारत के जिसको समुद्रगुप्त ने जीता था। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ी सी फास्ट रखी गई है
ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश की विजय के बारे में बात करते हैं। समुद्रगुप्त के लेख से मालूम पड़ता है कि उसने उत्तर पश्चिम एरिया के बारे में, अब हम बात करते हैं पंजाब में गणतंत्रीय जातियां थी उस टाइम पर, तो हरिसेन के कथानुसार इन 9 जातियों को ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये 9 जातियां हैं, आप इनका नाम देख सकते हैं। समुद्रगुप्त ने इनको हरा दिया और इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, यानी कि हम ये इसी के अंडर राज करेंगे और अपने एरिया में जो भी टैक्स वगैरह इकट्ठा करेंगे वो समुद्रगुप्त को देंगे, और ज़रूरत पड़ने पर सैनिकीय सहायता हो गई या वित्तीय सहायता, हर तरह से इसकी सहायता की जाएगी। अब बात करते हैं कि जो मध्य में सेंट्रल इंडिया में जो राजा थे उनके बारे में बात करते हैं। तो मध्य राज्य को समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्य में नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि वे उसके केवल अधीनस्थ राज्य थे, वे केवल कर देते थे। ये राज्य आदिवासियों के थे, जो सेंटर में थे वो आदिवासियों के राज्य थे और उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, टैक्स वगैरह दे देते थे। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के राज्यों की विजयों के बारे में। एक विशाल सेना की सहायता से दक्षिण भारत को भी हरा दिया समुद्रगुप्त ने, परंतु उसने इनकी पाटलिपुत्र से दूरी के कारण, देखिए पाटलिपुत्र कहाँ हो गया, साउथ कहाँ, लगभग ये लगा लो 2000 किलोमीटर का गैप है। तो उसने क्या किया, अपने एरिया में नहीं मिलाया, केवल उनको अपने अंडर ही रखा। जो गुप्त वंश के शासक थे दोस्तों, वे अपने जो भी उस टाइम पर पूरे राज्य का की इनकम होती थी उसका 50% हिस्सा तो वे लोग सेना पे ही खर्च कर देते थे। 50% हिस्सा, ठीक है। सेना की हम बात करें तो इनके पास घुड़सेना भी थी, जिसमें घोड़े वगैरह, रथ होते थे और हाथी वगैरह। और जो ये घुड़सेना थी, घुड़सवारी की जो सेना थी, ये दोस्तों इन्होंने कुषाणों की नकल की है। कुषाण वंश के जो शासक थे उनके पास भी एक मजबूत सेना थी जो कि घोड़ों की सेना थी। तो अभी तक हमने श्रीगुप्त के बारे में पढ़ लिया, घटोत्कच के बारे में पढ़ लिया हमने, फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। अब हम लोग चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ते हैं, जिसने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा यहाँ पे, इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उदयगिरी, सांची, मथुरा के अभिलेख, महरौली, आपको पता होगा महरौली में एक लौह स्तंभ है। इसकी खासियत यह है कि इस पर आज तक भी जंग नहीं लगा है। इसको साइंटिस्ट भी इसका पता नहीं लगा सके कि ये किससे बना हुआ, क्या अलॉय है ये। सिक्के चंद्रगुप्त के समय की जानकारी, तो इसके सिक्के भी मिलते हैं हमें, उससे काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। इन स्रोतों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात, मालवा, सौराष्ट्र के शकों को हराकर अपने अधीन कर लिया था। किस किस से? इन सारी चीज़ों से, उदयपुर, सांची, मथुरा के अभिलेख, महरौली हो गया, लौह स्तंभ, इनसे हमें गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र के शासकों को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद बात करते हैं कुमारगुप्त की। तो चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय और समुद्रगुप्त के समान ये भी एक महान शासक है। तो अनेक गुप्त राजाओं की तरह कुमारगुप्त ने भी अपने सिक्के चलाए। देखिए इन्होंने अलग अलग राजाओं ने अपने अलग अलग सिक्के चलाए थे। समुद्रगुप्त का सिक्का मैं आपको बताना भूल गया, स्लाइड में नहीं है वो। तो एक सिक्का है इसका जिसमें इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इससे हम ये पता चलता है कि एक संगीतकार भी था ये। तो इन सिक्कों से उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है कुमारगुप्त के बारे में। और कुमारगुप्त आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय इसी के टाइम पर बना था, नालंदा विश्वविद्यालय। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त की। तो कुमारगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त। तो इसके टाइम पर शकों और हुणों ने भारत पर अटैक किया था, इन्होंने उनको हरा दिया था। शंकरादित्य की उपाधि धारण की थी इसने, और हुणों ने उत्तर भारत पश्चिम पर कई बार अटैक किया था। गुप्त शासकों ने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा नहीं की थी। इसका लाभ
उठाकर हुनों ने भारत पर आक्रमण किया और गुप्त शासक कमजोर हो गया। फिर इस बाद में इसका पतन हो गया। देखिए, हुनों ने भारत पर अटैक किया, कई बार अटैक हुए। शुरुआती जो शासक थे वे काफ़ी मजबूत थे, उन्होंने डटकर मुकाबला किया, हुनों को हरा दिया। पर धीरे धीरे क्या आता, जब कोई अयोग्य शासक आता है तो फिर ऐसा ही होता है। तो स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, साफ तौर पर गुप्त साम्राज्य का अंत हो चुका था। तो इसके कुछ वर्षों के बाद पुरुगुप्त है, बुधगुप्त है, नरसिंहगुप्त है, कुमारगुप्त है। देखिए, कुछ नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको लास्ट जरूर याद रखना है कि गुप्त वंश का विष्णुगुप्त आखिरी शासक था। 480 में क्या हुआ था, हुनों ने गुप्त साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। इस टाइम पर 480 में ही कमजोर पड़ गया था गुप्त वंश, और 550 में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। जो विष्णुगुप्त है ये आखिरी शासक माना जाता है, जो कि 550 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, 240 से दोस्तों हम लोग चले तो 240 में हमने श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा था, और 550 तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो अब दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग गुप्त काल के दौरान सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, और बिल्कुल एक एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उस टाइम पर शासन प्रणाली कैसी थी, समाज कैसा था, लोगों के पास क्या क्या सोर्स थे इनकम के, क्या व्यापार करते थे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बने रहना है हमारे साथ। देखिए, गुप्त टाइम के दौरान क्या था, सेंटर में होता था राजा, सबसे बड़ा अधिकारी वही होता था। और मौर्य वंश के जो राजा थे उसके विपरीत गुप्त वंश ने परमेश्वर, महाराज, धीराज, ये इन्होंने जो पदवियां हैं ये ग्रहण की थी, उपाधियां धारण की थी। तो इससे पता चलता है कि काफ़ी बड़ा साम्राज्य है था गुप्त वंश, और छोटे छोटे राज्य इसके अधीन थे। इनके पास परमानेंट सेना थी, स्थायी सेना थी, और न्याय हो गया, न्याय का जो अंतिम डिसीजन है वो भी राजा के पास था, और कानून बनाने वगैरह का अधिकार राजा के पास था। तो सेंटर में कौन था, राजा, केंद्र में राजा होता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार गुप्त शासक योग्य शासक थे। तो सेंटर में राज करता था राजा। तो राजा राज करता था, उसके साथ उसके सहयोग के लिए मंत्रिमंडल होता था। मंत्रिमंडल का जो पद होता था वो परंपरागत होता था। मान लीजिए कोई उस टाइम पर राजा के पास भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे। मान लीजिए कोई रक्षा से संबंधित डिपार्टमेंट है, जैसे कि सेनापति वगैरह हो गया। किसी के पास वित्त से संबंधित है, जो कि क्लर्क टाइप का, जो पैसे वगैरह का लेखा जोखा रखेगा। तो इसमें भी क्या था, इसमें वंश परंपरागत था, यानी कि एक बंदा है कोई, आगे उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा, ऐसा सिस्टम था। तो सभी विभाग किसी ना किसी मंत्री के पास होते थे, जिसके लिए मंत्री जिम्मेदार होता था। और ये मंत्री राजा को सलाह देते थे, राजा की मर्जी होती थी। राजा चाहे तो इनको मान सकता है, ना चाहे तो इनको ठुकरा भी सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि गुप्त टाइम पर होता क्या था। सबसे पहले होता था केंद्र, ठीक है जी। केंद्र के बाद होता था प्रांत, प्रांत के बाद होता था विषय, विषय के बाद होता था नगर, और नगर के बाद होता था गांव या ग्राम। तो ये सिस्टम था। तो ये था गुप्त टाइम का। यदि हम अब इससे कंपेयर करें तो अब मान लीजिए आप जैसे देश है, ठीक है, देश के अंदर राज्य है, ठीक है जी, राज्य के अंदर जिले हैं, जिले के अंदर नगर है, और नगर के अंदर गांव है। जैसे भारत हो गया, मैं अपनी ही बता देता हूँ, हरियाणा हो गया, सोनीपत हो गया, फिर नगर आ जाएगा, फिर ग्राम हो जाएगा। तो उस टाइम पर ऐसा सिस्टम था। केंद्र हमने पढ़ लिया है। इसके बाद प्रांत हम बात करेंगे। तो पूरा जो एरिया था गुप्त का, जो पूरा साम्राज्य था, वो प्रांत में बटा हुआ था, ठीक है। प्रांत को मुक्ति भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुक्ति। और प्रांत में क्या होते थे, जो प्रांत था, प्रांत में दोस्तों गवर्नर होते थे, गवर्नर।
अब जैसे राज्य के अंदर राज्यपाल होते हैं, उस टाइम पर भी इसी तरह से गवर्नर होते थे। राजा उनकी नियुक्ति करता था और अपना पूरे प्रांत का जो भी सिस्टम होगा वो उन्हीं के अंडर होता था। जी सारे डिपार्टमेंट जितने भी विभाग केंद्र में थे उतने ही प्रांत में थे। तो ये लगा लो आप जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेम उसी टाइम पर भी ऐसा ही सिस्टम था। अब प्रांत हमने पढ़ा, प्रांत में क्या थे, जिले थे और इसको विषय भी बोलते हैं। तो विषय का जो भी हेड होगा उसको विषयपति बोलते थे। तो इसकी नियुक्ति कौन करता था, प्रांतीय शासक। देखिए सबसे पहले राजा गवर्नर नियुक्त करेगा, गवर्नर फिर विषयपति को नियुक्त करेगा और उसकी सलाह के लिए फिर जिले में समितियां होंगी, ठीक है, जिनमें न केवल सरकारी अधिकारी बल्कि आएगा यहाँ पे, तो ये देख लेना आप, बल्कि, ठीक है, बल्कि उसमें नागरिक भी शामिल किए जाते थे। तो जिले के बाद नगर होते थे उसमें, तो उसको विषयपति बोलते थे क्योंकि नगर को विषय भी बोलते हैं। उस टाइम पर बोला जाता था नगर को विषय। तो यहाँ पे विषयपति आ गया। वहाँ पे पिछली स्लाइड में यहाँ पे हमने विषयपति देखा है, तो इस स्लाइड में इसको नगरपति बोल दिया जाता है। तो नगर के सारे काम करेगा, जो भी भलाई के काम है या टैक्स वगैरह इकट्ठा करना, सारा नगरपति के अंडर में रहेगा। तो इनको दोस्तों मैं आपको लास्ट स्लाइड में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, गांव में फिर एक अध्यक्ष, ये लगा लो आप जैसे आधुनिक टाइम पर सरपंच होता है, उस टाइम पर ग्राम अध्यक्ष होता था, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जैसे केंद्र होगा, ठीक है, केंद्र के बाद दोस्तों प्रांत होगा, प्रांत के बाद विषय होगा, विषय के बाद नगर होगा और नगर के बाद गांव होगा, ग्राम या गांव जो भी है ये होगा। केंद्र में राजा होगा, ठीक है, प्रांत में गवर्नर होगा और विषय में, या जिसको आप जिला भी बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, विषयपति होगा, नगर में नगरपति होगा और ग्राम में होगा ग्रामाध्यक्ष, ठीक है। तो ये सिस्टम था दोस्तों उस टाइम पर। राजा होगा, राजा गवर्नर नियुक्त करेगा, गवर्नर फिर विषयपति को चुनेगा, फिर विषयपति नगर को और फिर गांव के बंदे ग्रामाध्यक्ष को चुनेंगे। ऐसा सिस्टम उस टाइम पर था। तो ये दोस्तों कुछ पोस्ट हैं जो कि गुप्त काल के दौरान के महत्वपूर्ण ये पद हैं। देखिए जो प्रशासनिक अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी, उसको कुमारमात्य बोलते हैं। ये दोस्तों यूपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। भोजशाला का अध्यक्ष, ये है खाद्यपकी का। तो देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो सकती है, नाम ही अटपटे से हैं। तो दो उस टाइम पर मुख्य न्यायाधीश, उसको महादंड नायक बोलते हैं और सबसे बड़ा तो राजा ही होता था उस टाइम पर, उसके नीचे फिर ये आते थे। पुलिस विभाग का दंडपाशिक, सेना का बलाधिकृत, द्वारिक, महाप्रतिहार, गज सेना, गज मीन्स हाथी, जो हाथी वाली सेना, उसका महापिल्लूपति, और अश्व सेना का बटाशरपति या महाशवपति, और जो टैक्स वगैरह इकट्ठा करता था उसको ध्रुवीकरण बोलते हैं। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं न्याय व्यवस्था उस टाइम पर कैसी थी। तो न्याय व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। देखिए उस टाइम पर ज़्यादा जो अपराध हैं वो नहीं होते थे। उस टाइम पर दोस्तों मृत्यु दंड भी नहीं दिया जाता था, और राजा सबसे मेन जो ये लगा लो, जो आज के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट है, वो उस टाइम पर राजा का दरबार होता था। वैसे छोटे लेवल पर भी न्यायालय होते थे सॉरी। यदि मान लीजिए कोई अपराधी है और वो बार बार अपराध करता है, या कोई ज़्यादा ही उसने बुरा अपराध कर दिया है, तो उस टाइम पर ये होता था कि उसका जो राइट हैंड है, उसका थंब मीन्स राइट हैंड का अंगूठा उसका काट लिया जाएगा। तो ये सज़ा उस टाइम पर दी जाती थी, ठीक है। तो और जो न्याय किया जाता था वो दोस्तों जो हिंदू धर्म के कोई ग्रंथ वगैरह हैं, जैसे हमारे जो भी ग्रंथ हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग दिया जाता था, ठीक है। तो दंड ये नहीं है कि उस टाइम पर राजा का जो भी मन करा उसने
दंड दे दिया। तो उस टाइम पर होता क्या था कि जो, तो आपने दोस्तों मनुस्मृति का नाम सुना होगा, मनुस्मृति। तो उस टाइम पर जो हिंदुओं की कोई धार्मिक ग्रंथ है उनके हिसाब से या मनुस्मृति के हिसाब से फैसले किए जाते थे। यदि अपराधी है कोई, उसके सबूत नहीं मिले हैं, तो उस टाइम पर अग्नि जल इनकी परीक्षा ली जाती थी और अंतिम डिसीजन राजा का होता था उस टाइम पर। तो सामाजिक के बाद दोस्तों अब हम आर्थिक दशा की बात करते हैं कि उस टाइम पर लोगों का जो इनकम था, इनकम का सोर्स क्या था, लोग कैसे पैसे कमाते थे, उनका आजीविका कैसे चलती थी, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। कृषि की बात करते हैं। सबसे पहले चीनी यात्री फाहियान आया था दोस्तों गुप्त टाइम पीरियड पर। तो वो बताता है कि आर्थिक जीवन काफ़ी उन्नत था। कृषि, देखिए जो ये नॉर्थ का एरिया है ये काफ़ी उपजाऊ एरिया है, क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना तो ये नदियाँ हैं, इनके कारण ये जो भूमि है नॉर्थ की काफ़ी उपजाऊ है। तो उस टाइम पर मेन सोर्स जो था इनकम का वो टैक्स था, और टैक्स किससे वसूला जाता था? कृषि से। तो उस टाइम पर अनाज के अलावा फल हो गए, तिलहन, इनकी खेती की जाती थी। और ज़्यादा जनरली जो टैक्स लिया जाता था वो 1/6 लिया जाता था। और जो ब्राह्मण होते थे या कोई अधिकारी है राजा के दरबार में, उनको क्या है टैक्स में छूट लगा लो आप, या बिल्कुल फ्री, उनको कोई टैक्स नहीं देना होता था। ठीक है। और 1/6 पार्ट लिया जाता था। इसके अलावा 1/8 या 1/12 भी लिया जाता था। ये किससे लिया जाएगा? मान लीजिए राजा के दरबार में कोई बंदा नौकरी करता है और वो खाना नहीं लेता है, खाना वो घर से खाकर आता है या घर पे ही जाकर खाता है, तो उसको कुछ छूट दे दी जाएगी, उसको 1/8 हिस्से का टैक्स देना पड़ेगा या 1/12, ऐसा सिस्टम भी था उस टाइम पर। तो उद्योग धंधे काफ़ी समृद्ध थे उस टाइम पर। लौह इस्पात के उद्योग के साथ, लौह इस्पात के उद्योग भी थे दोस्तों। इसके साथ साथ समुद्र पोत निर्माण, देखिए उस टाइम पर विदेशों में व्यापार भी होता था, नदियों के थ्रू होता था। बड़ी बड़ी पोतों उस टाइम पर बनाई गई थी और उन्हीं के थ्रू व्यापार होता था। शिल्पकारों ने अलग अलग अपने ग्रुप बनाए हुए थे जिनको गिल्ड या श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की संस्थाओं के पास भी काफ़ी धन होता था और वे, उनमें क्या था, एक होड़ भी लगी रहती थी कि समाज भलाई के कार्यों में उस टाइम पर लोग काफ़ी पैसा खर्च करते थे। अब दोस्तों बात करते हैं व्यापार की और नगर की। व्यापार, देश के एक कोने से दूसरे कोने में उस टाइम पर व्यापार होता था। सभी मार्गों सुरक्षित थे, हर मार्ग से, देखिए सड़क मार्ग से भी और जल मार्ग से भी, दोनों से व्यापार होता था। वायु मार्ग तो उस टाइम पर आपको पता ही होगा, ये तो था ही नहीं। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की खोज की थी, उसके बाद ही ये संभव हो पाया था। तो हर, ये मत सोचना कि सभी मार्ग में वायु मार्ग भी आ जाएगा, आई एम किडिंग। तो ये जल मार्ग और थल मार्ग, इनसे व्यापार होता था दोस्तों उस टाइम पर। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में बड़ी बड़ी नाव के थ्रू सामान लाया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और व्यापारियों की भी आपस में होड़ थी उस टाइम पर। मगर गुप्त काल में विदेशी व्यापार का पतन होने लग गया था। तो देखिए यदि हम व्यापार की बात करते हैं तो दोस्तों उस टाइम पर सड़कें की हम बात करें तो ये लगा लो आप, बिहार से अफगानिस्तान तक की भी सड़क थी। देखिए कहाँ पे बिहार है और कहाँ इंडिया को क्रॉस करके ऊपर अफगानिस्तान पड़ेगा, तो यहाँ तक भी सड़कें बनी हुई थी। विदेशों में भी व्यापार होता था। ठीक है, पर फिर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे पतन हो गया। और क्योंकि मान लीजिए कि कोई देश हमसे कुछ सामान ले रहा है, जब उसको उस सामान के बारे में पता चल जाएगा, यदि उसको खुद ही वो उस चीज़ की खेती कर लेगा, उसको बनानी आ जाएगी, तो फिर बाद में उसकी कमी हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन। तो क्या क्या परिवर्तन हुए इन सब चीज़ों से। तो जीवन के प्रति कई तरह के आदर्श दृष्टिकोण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लोग उस टाइम पर सादा जीवन जीते थे। ठीक है, विचार उनके उच्च विचारों के लोग थे। चरित्र, नैतिक स्तर काफ़ी उच्च था उस टाइम के लोगों का। अंतर्जातीय विवाह भी उस टाइम पर होते थे। और उस टाइम पर दोस्तों
विवाह की हम बात करें तो एक विवाह ही होता था। वैसे जो आम आदमी थे वो एक विवाह करते थे, परंतु जो राजा वगैरह हैं उनमें बहुविवाह प्रथा थी। क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था, जब हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ा था, तो उसने ऐसे ही तो अपने एरिया का एक्सपेंशन किया था। उसने कि राजकुमारियों से विवाह किया और फिर उनके राज्य को अपने में मिला लिया। संयुक्त परिवार समाज की मतलब उस टाइम पर पूरे जो जॉइंट फैमिली उस टाइम पर रहती थी। लोग दानी होते थे, लोगों के पर्यटन से अस्पताल चलते थे, अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ मिलती थी, चिकित्सा का प्रबंध था। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि लोग उच्च विचारों के थे, सादा जीवन जीते थे, पर उस टाइम पर वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी। क्योंकि देखिए ये हिंदू शासक थे, और हिंदू शासक दोस्तों आपको पता होगा हिंदू में वर्ण व्यवस्था तो वैदिक सभ्यता से ही शुरू हो जाती है। वैदिक सभ्यता में 4 वर्णों का जिक्र आपको मिल जाएगा। तो उस टाइम पर वर्ण व्यवस्था भी थी, समाज में काफ़ी सारी जातियाँ थी, उपजातियाँ थी, और 4 वर्ण थे। वर्ण का आप सभी को पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि 4 वर्ण कौन कौन से हैं। तो देखिए 4 वर्णों के बारे में अब हम बात करते हैं। तो समाज 4 वर्गों में उस टाइम पर बटा हुआ था। व्रामिहिर ने वृहत संहिता में 4 वर्णों के विभिन्न बस्तियों का वर्णन किया। देखिए उस टाइम पर एक बुराई भी थी, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उस टाइम पर यह था कि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के घर में तो 5 कमरे होंगे, क्षत्रिय के घर में 4, वैश्य के में 3 और शूद्र के में 2 कमरे। तो देखिए कितनी गलत बात है यहाँ पे ये, कि ब्राह्मण के घर में 5 कमरे बना सकता है, उसी में रहेगा, क्षत्रिय के में 4 होंगे, वैश्य के में 3 और शूद्र के में 2 कमरे होने चाहिए। ये बात लिखी हुई थी, तो गलत थी, कोई बात नहीं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था में यहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था देखी गई है। जो ब्राह्मण है उनको अक्सर उस टाइम पर क्षमा कर दिया जाता था, टैक्स वगैरह में भी छूट थी। तो यदि दोस्तों कोई ब्राह्मण मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरा जो उद्देश्य है वो किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो उस टाइम की बातें हैं वो मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ। दास प्रथा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दास प्रथा उस टाइम पर कहीं पर भी हमें दास प्रथा का जिक्र नहीं मिलता है। तो उस टाइम पर दुर्व्यवहार नहीं होता था, इसलिए विदेशी यात्री इसके अस्तित्व का पता नहीं लगा सके हैं। स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो उस टाइम पर जो स्त्रियां होती थी, देखिए गुप्तकालीन साहित्य और कला में नारियों का आदर्शमय चित्रण किया गया है। व्यवहारिक रूप में उनकी स्थिति भले ही दयनीय हुई हो। देखिए बाल विवाह हमने पीछे पढ़ा था, तो ये क्या है, एक बुराई ही तो है कि 10, 12, 14 साल के बच्चों क्या या लड़कियों का विवाह किया जाता था। तो ये एक बुराई तो थी। सती प्रथा भी थी उस टाइम पर, दोबारा से चल गई थी। नारी को जन्म से मृत्यु तक पुरुषों के नियंत्रण में रहने के निर्देश दिए जाते थे, केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों को ही। देखिए शिक्षा भी केवल उच्च वर्ग के लोगों, इस उच्च वर्ग की जो स्त्रियां थी उन्हीं को दी जाती थी। तो नारियों की स्थिति अच्छी नहीं थी उस टाइम पर। देखिए सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लेती थी जो स्त्रियां होती थी। विधवाओं को दोबारा विवाह करने की भी अनुमति नहीं थी। देखिए कितनी गलत बात है ये भी नहीं थी। श्वेत वस्त्र धारण करना जरूरी था। तो जो विधवा हो जाती है उनको श्वेत वस्त्र ही पहनना उनको ये उस टाइम पर जरूरी था कि भाई उनको श्वेत वस्त्र ही पहनना है। वेश्यावृत्ति का भी उल्लेख मिलता है। देवियों का एक वर्ग था जो मंदिरों का संबंध था, जिससे स्त्रियों की संपत्ति के अधिकार देखिए उस टाइम पर प्राप्त, ये बात अच्छी है। उनका पत्नी और विशेष परिस्थितियों में पिता की संपत्ति, और देखिए वे अपने पति की और पिता की दोनों की संपत्ति पाने का उस टाइम पर अधिकार था, जो कि एक अच्छी बात मानी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ पॉइंट आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगा, तो आपको थोड़ी सी देर और बने रहना है, बोर आपको नहीं होना है। तो एक स्लाइड एक बार हम लोग खाली कर लेते हैं, ताकि मैं आपको कुछ और बातें भी आपके साथ डिस्कस कर सकूं।
तो वीडियो दोस्तों काफ़ी मेहनत से बनाई गई है, इंटरनेट की मदद ली गई है, काफ़ी सारी साइटों से डेटा लिया गया है, कई सारी बुक्स पढ़ी गई हैं, तब जाकर ये वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करना है। देखिए अब दोस्तों मैं आपको कुछ विद्वानों के नाम बताना चाहूँगा जो कि गुप्त टाइम के दौरान थे। यहाँ पे दोस्तों एक स्लाइड मेरी मिस हो गई इस वीडियो में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुप्त काल में नवरत्न थे दोस्तों। तो उन नवरत्न की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उनका नाम आपको एक बार देख लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ विद्वानों के नाम बताना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर पर आते हैं कालिदास। ठीक है, कालिदास का जिक्र करते हैं। एक अद्वितीय रत्न इनको माना गया है गुप्त काल का, और इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं। इनको दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचनाएं अक्सर पूछ ली जाती हैं। शकुंतला है, रघुवंश है, मेघदूत है। ठीक है, इनकी दो फेमस रचनाएं तो आपको अपने जहन में उतार लेनी है। शकुंतला है, कालिदास है, मेघदूत है। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सॉरी कालिदास तो इनका नाम ही है। शकुंतला हो गई, मेघदूत हो गया और रघुवंश हो गए। तो ये काफ़ी फेमस है। इसके बाद दूसरा नाम आता है विशाख दत्त का। विशाख दत्त, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। यहाँ पे गलत लिखा गया है, सही है ये, या तो आप यहाँ पे डंडा लगा लो या आधात है। विशाख दत्त, ठीक है। तो ये भी एक महान विद्वान है जो कि गुप्त काल के दौरान के हैं, और इनके एक फेमस बुक है इनकी मुद्रा राक्षस, जो कि एसएससी ने ये लगा लो आप कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। यदि मैं एसएससी के प्रीवियस पेपर देखता हूँ तो 20 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि विशाख दत्त के द्वारा रचित पुस्तक बताइए। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या उल्टा पूछ लिया जाएगा कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें विशाख दत्त ने इसके अलावा एक मुद्रा राक्षस लिखी है और दूसरी लिखी है देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस में क्या, मुद्रा राक्षस के अंदर हमें मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसने किस तरह से कौटिल्य के साथ मिलकर नंदवंश को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। यदि हम देवी चंद्रगुप्त को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य मीन्स चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पता चलता है कि उसने किस तरह से शकों पर विजय प्राप्त की। इसके बाद बात करते हैं शुद्रक की। 3rd नंबर पर आता है शुद्रक दोस्तों एक नाटककार था गुप्त काल के दौरान, नाटककार, ठीक है। और इसकी एक फेमस बुक आपको याद रखनी है, मृच्छकटिक, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसमें क्या है, इसमें चारुदत्ता और वसंत सेना के आपसी प्रेम का बहुत ही सुंदर वर्णन है। आप इंटरनेट पर ये इसकी स्टोरी पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। 4थे नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं भट्टी के बारे में। तो भट्टी जो है, भट्टी भी इन्हीं के टाइम पर है। इसने रावण वध की रचना की है। विष्णु शर्मा का नाम दोस्तों पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने, ठीक है, विष्णु शर्मा। तो ये भी इसी के टाइम पीरियड की है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, एक अनमोल रत्न है। हरिसेन की बात करते हैं 6ठे नंबर पर। हरिसेन या हरिशेन भी मिलेगा कहीं कहीं पर आपको, हरिशेन। तो इलाहाबाद स्तंभ पर उसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में कुछ काफी एक अभिलेख लिखा हुआ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको आर्यभट्ट का नाम याद रखना है, आर्यभट्ट, और इन्होंने जीरो की खोज की थी। और भारत की यदि हम पहली स्वदेशी जो क्या बोलते हैं उपग्रह की बात करें तो वो भी इन्हीं के नाम पर हमने इन्हीं के नाम पर रखा है। और
इन्होंने दोस्तों अलजबरा हो गए, और क्या बोलते हैं उसको, अलजबरा होता है एक, मैथ के कई सेक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जैसे अलजबरा होता है, तो उसको हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको। जैसे रेखा गणित होता है, बीज गणित होता है, अंक गणित होता है, इन पर भी प्रकाश डाला है इन्होंने। एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ये थे। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर भी घूमती है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में काफ़ी जानकारियाँ यदि हम इनकी बुक पढ़ते हैं तो हमें मिलती है। इसके अलावा ये 7वें नंबर पर हैं, और 8वें नंबर पर आपको याद रखना है वराह मिहिर। वराह मिहिर। तो ये सारे नाम दोस्तों आपकी मजबूरी आपको याद करने पड़ेंगे। यदि आपको सक्सेस होना है तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पंचसिद्धांतिका की रचना की वराह मिहिर जो थे एक ज्योतिषी, भूगोल विज्ञानी और वनस्पति विज्ञानी थे। ठीक है। ब्रह्मगुप्त का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त भी एक गणितज्ञ ज्योतिषी थे। उन्होंने न्यूटन से पहले बता दिया था कि सभी चीजें पृथ्वी पर गिरती हैं। देखिए जो ब्रह्मगुप्त थे इन्होंने न्यूटन से पहले बता दिया था, पर ये प्रूफ नहीं कर पाए थे उस चीज को। कोई भी चीज़ है उसको हम मान लीजिए ऊपर से छोड़ते हैं किसी भी चीज़ को, वो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाती है। इन्होंने बता दिया था उसके बारे में कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर कोई ऐसा फोर्स है जो चीज़ों को खींचता है, पर उस चीज़ को ये प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो देख लो आप, भारत के महान साइंटिस्ट हैं ये भी। इन्होंने न्यूटन से भी पहले इस बारे में अपनी बात रखी थी। इसके बाद दोस्तों 9 हो गए। 10वें नंबर पर बाणभट्ट के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग जानेंगे। बाणभट्ट आपको पता होगा गुप्त काल के टाइम के चिकित्सा विज्ञानी थे ये, और बाणभट्ट ने एक अष्टांग संग्रह नामक एक ग्रंथ लिखा है, अष्टांग संग्रह। ठीक है। तो इतनी बातें दोस्तों हम लोगों ने गुप्त वंश के बारे में पढ़ी है। गुप्त वंश के बारे में अभी हमारी जो स्टोरी है वो, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं भाई, येलो चलेगा इस पे सही, तो हम लोग येलो कर लेते हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी गुप्त वंश के बारे में हमारी पहली वीडियो है ये। कलर सही नहीं है, चल ठीक है कोई नहीं, चला लेते हैं काम। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा फर्स्ट लेक्चर है गुप्त वंश के बारे में। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कैसा लगा। इसके बाद दोस्तों गुप्त वंश के बारे में हमारी 2 वीडियोज़ और आएंगी। एक वीडियो में हम लोग समुद्र गुप्त की बायोग्राफी आपको बताएंगे, कि उसकी पूरी स्टोरी बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी। और दूसरी वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि गुप्त टाइम पीरियड को हम लोग गोल्डन एज, स्वर्ण युग क्यों बोलते हैं, स्वर्ण युग। तो अभी आपको बने रहना है हमारे साथ। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, समुद्र गुप्त और स्वर्ण युग को लेकर बात करेंगे।